हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं पॉइंटर सीरीज क्रैश कोर्स सेल डिवीजन वाले पोर्शन से। तो आज हम पूरा समझ लेंगे कि सेल डिवीजन से हमें क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम में। आप तैयारी कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो सेल डिवीजन से क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इस पॉइंटर सीरीज में से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखो, सेल डिवीजन से मोस्टली करके इंटरफेज वाले से पूछता है, यानी कि सेल साइकिल वाले पोर्शन से थोड़ा सा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं मियोसिस वाले पोर्शन से। मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के जो सब स्टेज है ना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और एक चीज़ ये, ऐप हमारा डाउनलोड नहीं किए हो अभी तक, आप बॉटनी द बर्निंग डिजायर डाउनलोड कर लेना। ठीक है। सीयूईटी के लिए, एमएससी एंट्रेंस के लिए, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है बॉटनी का। काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही कम फी है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कंटेंट, सारा वीडियो लेक्चर, सारा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो जरूर डाउनलोड करना और जरूर इनरोल करना हमारे कोर्स में। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी भी है। तो चलो शुरू करते हैं ना। सो हम देखने वाले हैं सेल डिवीजन। पहला यहाँ पे पॉइंट है कि हेवार्ड एंड पेल्क ने डिस्कवरी किया था सेल साइकिल। और देखो, ये पहला जो पॉइंट है ना, ये एमपीपीएससी 2024 में आया था कि सेल साइकिल का डिस्कवरी किसने किया था। तो हेवार्ड एंड पेल्क ने डिस्कवरी किया सेल साइकिल का। और इन्होंने बताया कि सेल साइकिल जो कंप्राइज किया रहता है, उसे हम 4 फेजेज होते हैं। जैसे इंटरफेज जो होता है, जिसे हम G1 G2 फेज कहते हैं। एस फेज जो होता है, सिंथेटिक फेज बोलते हैं उसे। और सेल डिवीजन फेज जो होता है, माइटोटिक फेज हम बोलते हैं। ठीक है। तो भैया आप नॉर्मली समझो जीवन जीवन, ठीक है, जीवन यस G2 यम, ये सीक्वेंस याद करना। जीवन के बाद आता है यस, फिर G2 आता है, फिर यम आता है। समझ गए ना? टीम हंट ने बताया कि जो सेल साइकिल का रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो सारे फैक्टर हैं, तो वो है भैया आपके सीडीके और साइक्लिन। ठीक है, सीडीके प्रोटीन होती है और साइक्लिन होती है। फिर देखो, इसीलिए जो सेल साइकिल के बारे में बताया ना, जैसे किसको किसको, हर्टवेल को, टीम हंट को और पॉल नर्स को डिस्कवरी आपकी रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल के लिए, यानी सीडीके और साइक्लिन के डिस्कवरी के लिए फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर 2001 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है भाई। तो भैया देखो, सेल सेल साइकिल क्या होता है? तो सेल साइकिल क्या होता है? आर्डर सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। जब एक सेल जो होता है अपने डीएनए के को रिप्लिकेट करता है, अपने सारे कंटेंट को डबल करता है और रिप्लिकेशन के लिए तैयार होता है, दैट इज द सेल साइकिल। अब सेल साइकिल ड्यूरेशन की बात करें इंसानों के अंदर, सेल साइकिल में कौन कौन से जो इंटरफेज है, कौन कौन कितना समय लेता है। ठीक है, कौन कौन जो स्टेज है कितना समय लेता है। तो यहाँ पे देखो, जो जीवन फेज है ये 11 आवर चलता है। यस फेज जो होता है 8 आवर चलता है। G2 जो होता है 4 आवर। और यम फेज जो होता है 1 आवर। ईस्ट के अंदर पूछा जाता है कि सेल साइकिल का ड्यूरेशन ईस्ट के लिए कितना होता है, तो 90 मिनट। बैक्टीरिया के लिए लिख लेना, बैक्टीरिया के लिए जैसे 20 मिनट होता है, लेकिन ये 19 मिनट माना जाता है। और ये 19 मिनट में 18 मिनट जो होता है अपने डीएनए को ही रिप्लिकेट करने में लगाता है, और अगले 1 मिनट में डिवाइड कर जाता है। ठीक है भाई, तो ये चीज समझ रहे हो ना? मोस्ट वेरिएबल फेज देखो जीवन फेज है। अब देखते हैं एक एक फेज में हमारा क्या क्या होता है। ठीक है, एक एक फेज के अंदर क्या क्या होता है ये समझो। जो जीवन फेज है इसको गैप 1 फेज बोलते हैं, या डीएनए प्री सिंथेसिस फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, जीवन फेज में डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे डीएनए पॉलीमरेज अपना रोल कब प्ले करेगा, कब एक्टिव रहेगा, तो वो यस फेज में एक्टिवेट होता है। लेकिन डीएनए का जो डीएनए पॉलीमरेज का जो सिंथेसिस है वो जीवन फेज में होता है। लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन के जो फैक्टर होते हैं वो भी जीवन फेज में होते हैं ना। ये सब चीजें समझ लेना। अब देखो यहाँ पे है, इसे हम प्री डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं। ये होता है अकर बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है। जैसे ये है ना जीवन, यस, ठीक है, G2 यम। तो ये एक साइकिल की तरह चलता है। ठीक है। अगर यहाँ से अगर आप शुरू करो तो ये इसके बाद ये आएगा, यहाँ से भी शुरू हो सकता है। तो ये तो साइकिल की बात हो रही है ना, ये समझ लेना। जीवन फेज में क्या होता है, सेल जो हो रहता है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और लगातार अपना ग्रोथ करते रहता है भैया, लेकिन अपने डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं करता है। एक बात ये भी समझ लो कि एक क्वेश्चन पूछता है कि जो सेल डिवीजन का जो निर्णय है, डिसीजन है कि सेल को डिवाइड करना है, वो कब लिया जाता है, तो वो लिया जाता है जीवन फेज में। ठीक है। और जब यस फेज में आता है ना, डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट कर लिया ना,
तब डीएनए को मतलब सेल को अपने डिवाइड ही होना पड़ता है। अब डीएनए भैया रिप्लिकेट हो गया है। तो यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट भी काम करते हैं, जैसे G1 चेक पॉइंट है, G2 चेक पॉइंट है। ये सब चीज़ें तो हम कोर्स के अंदर बताए हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हम मेन पॉइंट के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस अगर होता है, यानी कि एक सेल को क्या करना है, देखो डिवाइड करना है, तो उसको जितने भी प्रोटीन की जरूरत है, सारे चीज़ की जरूरत है, वो G1 फेज में होगा। तो यहाँ पे देखो लाइसोसोम बन जाएगा, गोल्गी बॉडी बन जाएगा, वैक्यूल, इंडोप्लाज्मिक, अदर सेल ऑर्गेनेल बन जाएगा। लेकिन देखो ना, G1 फेज में देख लेना, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब होता है डुप्लीकेशन इन दोनों सेल ऑर्गेनेल का? G2 फेज में होता है, गैप सेकेंड में होता है। अब आप कहोगे सर जब G1 में इंटेंसिव सिंथेसिस हो रहा है सारी चीज़ों का, G2 का क्या है जरूरत पड़ा? तो जब यस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन कर लिया जाता है भाई ना, तो देखा जाता है कि सेल के पास कुछ कमी तो नहीं रहेगी, किसी भी प्रोटीन का, किसी भी फैक्टर का कमी वमी तो नहीं है। तो जो कमी है वो G2 फेज में चलो सिंथेसिस कर लेते हैं। तो लेट G1 फेज में एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, जिसको हम R पॉइंट बोलते हैं, इतना आप जानते रहना। अब चलो देखो यस फेज में चलते हैं। तो यस फेज जो है सिंथेसिस फेज है, इसको हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रियोल का और डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से इस पॉइंट से बन के आता है कि सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन प्लस डीएनए का रिप्लिकेशन किस फेज में होता है। डीएनए वाला तो बहुत पूछा जाता है ना, कि यस फेज में। अब देखो यहाँ पे द सेल डबल इट्स डीएनए कंटेंट, तो 2C का जो डीएनए कंटेंट होता है वो 4C यस फेज में हो जाता है। मोस्ट एक्टिव एंजाइम इसमें कौन होता है? डीएनए पॉलीमरेज होता है, 20 पॉइंट देखिए। और हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस यहीं पे होता है। अब देखो, एक बार जब सेल अपने डीएनए को कर लेगा डबल, तो इसको जरूर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2C का 4C हो गया, तो उसको 2C करना है डीएनए को। अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम 2C टू 40, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम। यानी कि ये समझ लेना कि जब भैया यस फेज में सेल जाती है ना, तो उसका डीएनए का कंटेंट बढ़ जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है, ये बात जानना। गैप 2 फेज, तो इसको हम, इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन अकर हियर, आल्सो कॉल्ड पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज या फ्री माइटोटिक गैप फेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे G2 फेज का यही काम है भैया, वो चेक करता है कि सारे प्रोटीन का सिंथेसिस तो हो गया, सब कुछ काम तो हो गया है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखो मेन चीज़ है 27 और 28 पॉइंट कि यहाँ पे डिवीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। और ये भी आपसे पूछता है, देखो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन तो यस फेज में होता है, लेकिन स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो होता है ना, कब होता है पता है? वो होता है इसी फेज में, G2 फेज में, गैप सेकेंड फेज में। चलो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। अब देखो G0 फेज है, कभी कभी सेल क्या होता है ना, वो क्या होता है, अपना डिवीजन टेम्परेरी लॉस्ट हो जाता है, तो वो सेल साइकिल को लीव करके अलग ही फेज में चले जाते हैं, मतलब वो उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस्ट हो जाता है। तो उसको वो देखो, वो अगर होगा तो मतलब ये आपका टेम्परली लॉस्ट हो सकता है, रीडिफ्रेंशिएट होके डिवीजन वन में वापस लौट सकता है। लेकिन कभी कभी होता है जो परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं सेल, जैसे कि न्यूरॉन है, हमारे ब्रेन के सेल जो है न्यूरॉन, वो कभी डिवाइड नहीं करते। तो G0 फेज को हम कहते हैं एग्जिट फ्रॉम द G1 फेज या सस्पेंड इन द सेल साइकिल, मतलब डिवीजन रुक गया है। अनकंट्रोल सेल साइकिल जो होता है भैया, उस कैंसर उसकी वजह से होता है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर के सेल हैं, जो क्या है भैया, P53 करके एक जीनोम होता है, जैसे सारी प्रोटीन होता है, जैसे वॉचमैन आप जो जीनोम कहते हैं, वो डिसाइड करता है कि किस सेल को कितने बार डिवाइड करना है। लेकिन आपका जो सेल है लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड करने लगे, ठीक है, तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ें देखो 33 और 34 पॉइंट, ये आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि माइटोसिस को स्टडी करने के लिए बेस्ट मटेरियल क्या है, बेस्ट चीज़ क्या है। तो आप ओनियर रूट टिप का करते हो यूज। आप अगला क्वेश्चन पूछता है कि मियोसिस का स्टडी करने के लिए हम एनेदर नहीं एंथर कर लेना, यहाँ पे ना एनेदर नहीं एंथर होगा यहाँ पे। या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि डाइकाइनेसिस को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो आप कहोगे सर हम एंथर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर अलग अलग हैं। जैसे अब देखो सेल जो है इत्तू सा है, न्यूक्लियस है इसके पास, सही है, लेकिन न्यूक्लियस देखो इत्तू सा है, सेल का साइज बढ़ने लगा, न्यूक्लियस इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसका न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो जो है
वो बढ़ रहा है, ठीक है, कर्न प्लाज्मिक रेशियो बोलते हैं, तो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाता, सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो कैरियोप्लाज्मिक रेशियो बोलते हैं, प्लस माइटोजेन वहां पे आ गया सेल डिवाइड करने में। तो दो मेन चेक पॉइंट होते हैं, एक होता है G1 ES चेक पॉइंट और G2 EM चेक पॉइंट होता है, ठीक है। तो यही पे ना होता है कि जब हमें डीएनए रिप्लिकेशन कर रहे हैं या सेल को डिवाइड मान लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस चेक पॉइंट पे देखते हैं ना कि हमारे सेल के अंदर कोई खराबी तो नहीं है, कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं है, तो रोक दिया जाए, या तो यहाँ रोक लिया जाए या तो यहाँ रोक लिया जाए। बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे फैक्टर होते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, APC ये सारे करके। तो वो जब आप CSIR के लिए प्रेप करोगे या किए होगे तो आप जानते होगे, ठीक है। जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है P53 जीन, इसको हम बोलते हैं वाचमैन ऑफ जीनोम या ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ये थोड़ा सा सेल को कंट्रोल वे में डिवाइड कराने में हेल्प करता है। अब देखो माइटोसिस की बात करें, तो माइटोसिस को हम समसूत्री विभाजन या इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है एक पेरेंट सेल से दो डाटर सेल बनते हैं, और यहाँ पे क्या होता है जो डीएनए का अमाउंट रहता है वो एज लाइक रहता है मदर सेल की तरह। माइटोसिस देखो डिस्कवर किया गया था प्लांट सेल में स्ट्रासबर्गर के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। माइटोसिस की डिस्कवरी किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था, तो याद रखना। फिर माइटोसिस जो हुआ देखो प्लांट सेल में पूछे तो स्ट्रासबर्गर, या नॉर्मली पूछे तब भी वो ऑप्शन देख के लगाना पड़ेगा। एनिमल सेल में देखो वाल्टर और फ्लेमिंग ने किया था सलामंडर में से। टर्म माइटोसिस देखो फ्लेमिंग ने दिया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस कहाँ कहाँ होता है, तो माइटोसिस देखो किस तरीके के सेल में होता है। माइटोसिस आपका हैप्लॉयड सेल में भी हो सकता है, डिप्लॉयड सेल में भी हो सकता है, पॉलीप्लॉयड सेल में हो सकता है, एलो पॉलीप्लॉयड सेल में हो सकता है, हर जगह। तो माइटोसिस जो होता है 4 फेज को कंटेन किया रहता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज जो होता है लॉन्गेस्ट फेज होता है, मोस्ट एक्टिव फेज इसे बोलते हैं। फिर मेटाफेज होता है क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज करते हैं। एनाफेज होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होकर आधे क्रोमोसोम इधर जाते हैं, आधे क्रोमोसोम उधर जाते हैं। एनाफेज जो है शार्टेस्ट है। फिर टीलोफेज है, कंस्ट्रक्शन होता है, सेल दो भागों में डिवाइड कर जाता है। माइटोसिस की यही कहानी है, एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा देखो, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो ना बहुत टफ में मत जाओ। पहले जो ये चीज़ें बताई जा रही हैं इतने आपको क्लियर है तो आगे के लिए आप पढ़ सकते हो, इतने नहीं क्लियर है तो पहले आपको इतने क्लियर होने जरूरी है कि कौन कौन सी स्टेज है, स्टेज के अंदर क्या होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है। चलो आगे चलते हैं। देखो प्रोफेज में क्या होता है, मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल होता है। लॉन्गेस्ट फेज हमारा माइटोसिस का है। अगर ओनियर रूट टिप में देखा गया कि प्रोफेज में कितना टाइम लग रहा है, तो वो लगभग 71 मिनट था। अब प्रोफेज देखो हम अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज में बांट देते हैं। तो अर्ली प्रोफेज क्या है कि भैया विस्कोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेल इंक्रीज, मतलब अर्ली प्रोफेज में मतलब क्या है, विस्कोसिटी इतना तरल की तरह रहता है ना कि इसमें आप नॉर्मली देखोगे ना क्रोमोसोम आपको दिखेगा नहीं, मतलब नॉर्मली आपको दिखेगा ही नहीं वहाँ पे। क्रोमेटिड वर्बिटिड ये सब नहीं, क्रोमेटिन थ्रेड की तरह रहेगा। क्रोमेटिन थ्रेड सेपरेट फ्रॉम क्रोमेटिन रेटिकुलम एंड अंडरगो स्पाइरलाइजेशन, मतलब यहाँ पे क्या रहता है क्रोमेटिन थ्रेड की तरह रहता है ना, तो ये अलग अलग हो जाता, पहले अलग अलग रहते हैं, बाद में क्या होता है अर्ली प्रोफेज जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ढेर सारे क्रोमेटिन फाइबर रहते हैं ना एक दूसरे से उलझने लगते हैं, स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। एट दिस टाइम द क्रोमेटिन थ्रेड लुक लाइक बंच ऑफ ऊल, मतलब ऊन के बंडल की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम इस प्राइम स्टेज बोलते हैं। और ये जब जाते हैं ना स्पाइरलाइजेशन करते हैं एक दूसरे से अटैच करते हैं ना, तो क्वाइल होते हैं, तो इसको हम प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग बोलते हैं, याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग सीन इन द माइटोसिस, समसूत्री विभाजन में, ठीक है, माइटोसिस, ठीक है, या माइटोटिक डिवीजन में। एक होता है देखो दूसरा आगे हम बताएंगे, दैट इज द पैरानेमिक क्वाइलिंग, ठीक है, पैरानेमिक ये होता है आपका मियोसिस में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसेशन स्टार्ट, मतलब अर्ली प्रोफेज जैसे देखो क्या हुआ, अर्ली प्रोफेज में सारे क्रोमोसोम एक धागे की तरह सेल में फैले हुए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर जैसे जैसे अर्ली प्रोफेज आगे की तरफ बढ़ा, धागे आपस में उलझना शुरू कर दिए, उलझना स्पाइरलिंग करने लगे, प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग करने लगे, तो सारे धागे ना एक के अंदर एक जैसे बनने लगे, तो ऊन के बंडल की तरह दिखने लगे, तो इस प्राइम स्टेज कहते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, जब अर्ली प्रोफेज खत्म होने वाला था तो कंडेंसेशन, वो आपस में गुथने लगे इस तरीके का कि उनका इंडिविजुअलिटी लास्ट होने लगा। अब आगे देखो क्या है, मिडिल प्रोफेज में क्या हुआ,
करेक्टराइज्ड बाय द मोर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम, हेंस दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर। अब देखो क्या था, ऐसे करके था ना, सारे आपके जो थे क्रोमेटिन फाइबर ऐसे ऐसे करके थे, ये ऐसे करके दिख रहे थे, उनका मंडल ऐसा ही होता है। अभी और कंडेंस हुए, इनकी और कंडेंस हुए, शॉर्ट हुए, थिक हुए। लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इफेक्ट सेंट्रोमियर, हिडन थ्रेड ऑफ क्रोमोसोम अपीयर, सो वी कैन से दैट मोनाड बिकम डायड। मतलब देखो ऐसे था ना क्रोमोसोम, जैसे देखो ऐसे करके, ऐसे देखो तो ऐसे ही बनेगा। तो इसके पीछे ना, इसके पीछे भी ऐसे स्प्लिटिंग हो रहा है, इसके जस्ट पीछे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पहले इसको हम मोनाड बोल रहे थे, मिडिल प्रोफेज में क्या हुआ, ये डायड बनने लगा। अब लेट प्रोफेज में क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे स्पिंडल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लेट प्रोफेज में क्या हुआ, जैसे ये हमारा सेल है, सेल के अंदर देखो ऐसे करके क्रोमोसोम यहाँ पे है ऐसे करके, तो अब क्या हुआ, यहाँ से स्पिंडल बन रहा है, स्पिंडल, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड स्पिंडल बन रहा है यहाँ पे, ये फाइबर नहीं स्पिंडल बन रहा है। लेट प्रोफेज का फीचर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको याद ही रहना चाहिए कि लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस की डिसअपियरी होती है, ठीक है भाई। फिर क्या हुआ, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे डिसअपियर होता है, वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है या मर्ज हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो लेट प्रोफेज आल्सो नोन एज प्रोमेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज के बीच की बाउंड्री ही है। तो मेटाफेज में क्या होता है, देखो मेटाफेज आया तो जो वहाँ पे स्पिंडल बन रहा था ना, तो पूरा स्पिंडल ऑपरेटस बन गया है। अब मेटाफेज में काम क्या होता है ना, ये सारे जो क्रोमोसोम है भाई ना, सारे क्रोमोसोम जो जाते हैं ना इक्वेटर पे ऐसे अरेंज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके ये सारे अरेंज हो गए, यहाँ से स्पिंडल है, ठीक है। अब द क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ इन द मेटाफेजिक प्लेट एट 90 डिग्री टू द स्पिंडल पोल, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया। द स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम काइनेटोकोर। तो यहाँ पे देखो ना, जो क्रोमेटिड रहता है तो यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो इससे ना स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच हो जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। It metaphase state the chromosome show maximum condensation, so there is no genetic activity expressed at this phase। मतलब बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, जो अभी धागे की तरह थे वो किस तरह दिखाई देने लगे, वो क्रोमोसोम की तरह दिखने लगे, क्रोमेटिड की तरह दिखने लगे, इस तरह के। क्रोमोसोम काउंटिंग कैन बी अकर इन मेटाफेज। तो देखो अभी तक मैंने क्या बताया, देखो सिंपल मेरी बात सुनो। आप पढ़ते हो ना माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन, कंफ्यूज होते हो। समसूत्री विभाजन क्या कहता है कि ये जो समसूत्री विभाजन है, यहाँ दो सेल बनता है, दोनों सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है एज लाइक द मदर सेल। यहाँ पे ये देखो समसूत्री विभाजन माइटोसिस हो सकता है हैप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड सेल में, पॉलीप्लॉइड सेल में। इसके 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। गॉट इट। प्रोफेज को बांटा गया अर्ली, मिडिल और लेट प्रोफेज में। अर्ली में क्या हुआ, जो क्रोमेटिन थे धागे की तरह थे, एकदम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था, सेल के अंदर दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर क्या हुए, धीरे धीरे जैसे हुआ वो क्वाइलिंग करने लगे, एक दूसरे से जुड़ने लगे, स्प्राइम स्टेज बना लिए, ऊन की तरह दिखने लगे। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे हमारा मिडिल प्रोफेज आया, वो और कंडेंस हुए, और उसमें फिर लेट प्रोफेज आया, उसका लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हुआ, प्लस न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गया। मेटाफेज आ गया, मेटाफेज में सारे जो क्रोमोसोम थे अब उनके पास दो दो आर्म हैं, वो मोनाड की जगह डायाड दिख रहे हैं, सारे आए इक्वेटर पे अरेंज हो गए, स्पिंडल फाइबर भी पूरा, मतलब स्पिंडल ऑपरेटस भी पूरा बन चुका है। फिर वो सारा काइनेटोकोर से अपने आप को फाइबर जोड़ दे रहा है। ये मेटाफेज की स्टोरी थी। एनाफेज था, एनाफेज में क्या हुआ, पोलवर्ड मूवमेंट हो गया, ये सेंट्रोमियर ए सेंट्रोमियर दोनों तरफ से क्रोमोसोम को खींचने लगा, ये भाई ये क्रोमोसोम मेरा। तो क्रोमेट जो सेंट्रोमियर है कि भाई देखो बहुत घाटा है, आधा सेंट्रोमियर का है, हम अपने आप को तोड़ लेते हैं, आधे क्रोमोसोम एक तरफ गए, आधे क्रोमोसोम एक तरफ गए। फिर आ गया टीलोफेज, टीलोफेज में क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, दो सेल बन गया, ऐसे करके। बस यही है माइटोसिस की कहानी। और आप क्या है, रटते रहते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, समझे। कोई चीज को इस तरीके से पढ़ो कि आपके दिमाग में रहे और सेटिस्फाइड रहो आप, सिंपल, समझे। चलो आओ देखते हैं आगे क्या क्या लिखा है, ये तो मैंने कहानी बताया, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या है, मेटाफेज में है, यहाँ तक हमने देख लिया था। देखो यहाँ दिया है कि क्रोमोसोम को अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो मेटाफेज सबसे अच्छा है, क्योंकि वहां पे सारे को देख सकते हैं। लेकिन उनका शेप अगर आपको देखना है, शेप देखना है, तो शेप के लिए एनाफेज करोगे ना।
शेप भी देखना है कि क्रोमोसोम एल शेप्ड है, वी शेप्ड है, सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक सब होता है ना, ये सब पता करना है तो आपको एनाफेज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इंटरजोनल फाइबर यहाँ पे होता है, शॉर्टेस्ट फेज होता है, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, जैसा कि मैंने बताया सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम द डाटर क्रोमोसोम। डाटर क्रोमोसोम फिर स्टार्ट मूव करते हैं पोल की तरफ और थ्रू द स्पिंडल। तो स्टडी ऑफ शेप एंड नंबर यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, शेप एंड नंबर। तो मैंने यही बताया, देखो अब यहाँ पे मेटाफेज में अरेंज हो गए, एनाफेज आएगा ना तो यहाँ से स्प्लिटिंग हो जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पे देखो, तो सिंपल ये इधर ये चले जाएंगे ऐसे ऐसे, ये दोनों जुड़े थे अभी ब्रेक हो गए, सिंपल मेटा एनाफेज में। अब टीलोफेज में, तो टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर इनवलप जो होता है फिर से डेवलप होता है, ठीक है, लेफ्ट ओवर पीस जो होता है न्यूक्लियर इनवलप का उससे, फिर क्रोमेटिन फाइबर जो होता है वो अनबाइंड करता है टीलोफेज में। फिर क्या होता है टीलोफेज में, ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है साइटोकाइनेसिस में, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और 2 डाटर सेल बन जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, जाइगोट के डिवीजन के लिए, ठीक है, रिपेयर करता है डैमेज और वुंडेड टिश्यू को, मेंटेन करता है सेम क्रोमोसोम नंबर को इन द डाटर सेल। अब मियोसिस है, इसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो मियोसिस जो है स्पेशल टाइप का डिवीजन है जहां पे क्रोमोसोम एक बार डुप्लीकेट करता है लेकिन सेल जो होता है 2 बार डिवाइड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मैंने बताया, अर्धसूत्री विभाजन के लिए chromosome duplicate once but cell divides twice, that's why in the अर्धसूत्री विभाजन in the meiosis one mother cell from the 4 daughter cell, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मियोसिस को डिमोन्स्ट्रेट किया गया था वीन विंडेन के द्वारा, डिस्क्राइब किए थे विनी वाल्टर। टर्म मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ऊपर के नहीं आते हैं, लेकिन टर्म मियोसिस फार्मर एंड मूरे ने दिया था, ये हर जगह अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट अगर मियोसिस से हैं तो ये फार्मर एंड मूरे का नाम तो आता ही आता है, समझ गए। अब देखो मियोसिस, देखो 2 भागों में बांटा गया, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ठीक है। अब देखो मियोसिस सेकेंड जो है जस्ट लाइक द जो हमने माइटोटिक नहीं पढ़ा था उसी की तरह है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट को, इन प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम बिकम शार्टर एंड थिकर clearly visible under the microscope, the nucleus disappear during this phase, it have the 5 phase। तो ये जो प्रोफेज फर्स्ट है ना इसमें 5 सब फेज कहो, सब फेज है। देखो याद करने का तरीका LZP D², मुझे तो वैसे भी याद है, लाइप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये याद कर लेना। अब लेप्टोटीन को देखो हम क्या कहते हैं, इसको थीन थ्रेडेड स्टेज कहते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं ये पैरानेमिक क्वाइलिंग शो करते हैं, हमने माइटोसिस में प्लेक्टोनेमिक बताया था। तो यहाँ पे द लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस एक्सेप्ट सेंट्रोमियर बट इट इज नॉट विजिबल अंडर नॉर्मल माइक्रोस्कोप, वही चीज बताया था, इसके पीछे पीछे और आर्म बन जाते हैं ऐसे ऐसे करके जो दिखाई नहीं देते। द टीलोमियर ऑफ क्रोमोसोम अटैच टू द न्यूक्लियर एनवलप विच गेव द बकेट अरेंजमेंट। तो देखो ना यहाँ पे जो होते हैं ना लेप्टोटीन में, तो यहाँ पे ऐसे करके है ना, तो ये ऐसे करके यहाँ से न्यूक्लियर एनवलप से ऐसे अटैच रहता है, तो इसको ना एक गुलदस्ते की तरह का स्ट्रक्चर देता है। तो बकेट स्टेज हम लेप्टोटीन को कहते हैं, ये बात भी आप याद कर लेना। इस प्राइम स्टेज जो है वो माइटोसिस में हमने देखा था, बकेट स्टेज यहाँ पे। जाइगोटीन में इसको हम पेयर थ्रेडेड स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिनेप्सिस होता है, मतलब पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम के लिए जाइगोटीन भैया, ठीक है। काहे होता है ये पेयरिंग पता है, कभी कभी जब देखो यस फेज में जब हमने देखा था ना डीएनए रिप्लिकेट करता है ना, तो कुछ कुछ डीएनए का रिप्लिकेशन होना बाकी रह जाता है जिसको हम चिक डीएनए बोलते हैं। तो उसी को रिप्लिकेट कराने के लिए ये जाइगोटिन पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम होता है, ठीक है। बस जाइगोटिन में क्या होता है याद रख लेना, पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये किससे रिलेटेड है, जाइगोटिन से। तो ये भी आपसे पूछता है कि सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स किससे रिलेटेड है भैया, मियोसिस के जाइगोटीन से। मोसेस ने डिस्कवर किया था स्पर्मोसाइट ऑफ क्रेफिश में। पैकेटीन में क्या है, अब देखो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गया, ऐसे क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ से है ऐसे करके पेयरिंग हो गया है। तो अब देखो इसका आर्म टूट के इसके पास, इसका आर्म टूट के इसके पास जाए तो इसको कहते हैं भैया क्रॉसिंग ओवर। तो इसको थिक थ्रेड स्टेज बोलते हैं। अब जो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग है क्रोमोसोम का वो सामने सामने आ जाता है, दिखने लगता है।
तो भैया देखो क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट विद इन द बाइवेलेंट दिस सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीट अलाउड टू किस्मा टू फॉर्म। याद कर लेना, यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखवा देता हूँ पैकेटीन में। जो ये क्रॉसिंग ओवर होता है ये किसके बीच होता है, ये भी जाता है होमोलॉगस होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ, ये लिख लेना ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, किसके बीच, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। ठीक है, देखो क्योंकि देखो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ये जैसे क्रोमोसोम दो ठो हो गए ना ये, तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन जैसे देखो क्रॉसिंग ओवर तो इनके और इनके बीच में होगा, इसके और इसके, तो ये नॉन सिस्टर हुए ना, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम है लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब डिप्लोटीन में इसको डबल थ्रेडेड स्टेज बोलते हैं, लॉन्गेस्ट सब स्टेज है, आपको पता है इसको लॉन्गेस्ट सब स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन फीमेल के अंदर देखा गया है कि जो ओगोनिया बनता है ना बर्थ से पहले ही बन जाता है, फिर वो जाके रुक जाता है जब 13-14 साल उम्र होता है बेबी चाइल्ड का, तब ये डिवाइड करते हैं, फिर इसको वो फिर रुक जाते हैं, फिर जब इसको स्पर्म मिलता है, स्पर्म से सेंट्रियोल मिलता है तब डिवाइड करते हैं, तो ये डिक्टियोटीन रुके रहते हैं बहुत समय तक। तो भैया यहाँ पे देखो डिप्लोटीन में ना टर्मिनलाइजेशन होता है और यक शिफ्ट कियाजमेटा बनता है, तो यहाँ पे देखो क्रॉसिंग ओवर हो गया ना, तो यही क्या होता है, ये जो क्रोमोसोमवा है ना यहाँ पे, तो जैसे मान लो यहाँ पे पेयरिंग था तो यही ऐसे ऐसे करके अलग होगा, ये यहाँ पे ऐसे जुड़ा है ना, तो ऐसे ऐसे करके इधर से ये अलग होता तो अलग हो जाएंगे। डीसेनेप्सिस मतलब पेयर थे ना अब अलग अलग होंगे। डिप्लोटीन किससे रिलेटेड है, डिप्लोटीन रिलेटेड है टर्मिनलाइजेशन से, एक्सेप्ट कियाजमेटा यहाँ पे बनेगा। डाइकाइनेसिस तो यहाँ पे क्रोमोसोम फिर से कंडेंस होगा स्टेज में, ठीक है। द फोर पार्ट ऑफ द थ्रेड आर एक्चुअली विजिबल, यहाँ पे होंगे कि भैया देखो चार अलग अलग मतलब दो अलग अलग आर्म है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे अब डिसअपियर होने लगेगा और फॉर्मेशन होगा यहाँ पे स्पिंडल apparatus का। अब यहाँ पे देखो आगे, आगे नहीं है, देखो अब क्या होगा, अब आपको कहानी में बताता हूँ, एक मिनट। देखो इतना चीज हो गया, अब देखो ये प्रोफेज फर्स्ट का बात था, अब देखो आगे देखोगे मेटाफेज आएगा, जस्ट लाइक दैट मेटाफेज फर्स्ट बोलेंगे उसे। मेटाफेज फर्स्ट आएगा तो वहां पे क्या होगा, सारे इक्वेटर पे आएंगे, इक्वेटर पे बस अरेंज करेंगे खुद को। अब इक्वेटर पे अरेंज करना मेटाफेज फर्स्ट में, फिर एनाफेज फर्स्ट आएंगे, सारे क्या होंगे, जैसे इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज है ना, इस बार एनाफेज फर्स्ट में ना स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा ही नहीं, आधे क्रोमोसोम एक तरफ जाएंगे आधे क्रोमोसोम दूसरे तरफ आ जाएंगे। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर डज नॉट टेक्स प्लेस इन द एनाफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस। अब क्या होगा, टीलोफेज फर्स्ट आएगा, दो दो सेल बन जाएंगे। अब फिर से दोबारा से शुरू होगा, इंटरकाइनेसिस आएगा, फिर दोबारा से प्रोफेज सेकेंड, फिर मेटाफेज सेकेंड, क्रोमोसोम फिर से अरेंज हुए, फिर एनाफेज सेकेंड में जब होगा ना इक्वेटर पे ले जाएंगे तब यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर होगा, तब आधे क्रोमोसोम मतलब आधा आर्म एक तरफ आधा आर्म एक तरफ। टीलोफेज सेकेंड में क्या होगा, 200 साल तो दो सेल हैं, दोनों डिवाइड करेंगे दो दो बनाएंगे तो चार चार सेल बन जाएगा जिसके पास हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रहेगा। तो मियोसिस ऐसे होता है। देखो सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है तो उतना परेशान होने का नहीं है, क्या करना है आपको, इसका सिर्फ मियोसिस वाला पोर्शन अच्छे से करके जाना। मतलब क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं बता दो अब, चलो बताओ गेस करो, चलो बताओ तीन थ्रेडेड स्टेज किसे कहते हैं, पैरानेमिक कॉइलिंग कहाँ पे होता है, प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग कहाँ पे होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम किस सब स्टेज में, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, कियाजमेटा का फॉर्मेशन, बाइवेलेंट कब बनता है, सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, यही सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे सीरीज के साथ में, ओके, देखते रहो हमारे साथ। ठीक है, 100 लाइक का मैं भूल जाता हूँ कहना, शुरू में कहूँ तो अभी पता नहीं कौन कौन देख रहा है, लाइक करके जाना। चलो।